प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो मतलब क्वांटिटी डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है टू चेंज इन इट्स प्राइस में। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का। माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो ये आपका प्राइस इलास्टिसिटी को निकालने का फॉर्मूला है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मार्क। एंड यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी कैसे निकालोगे। ओके, ओ सॉरी। सो यहाँ पे जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है ना, इसमें जो क्यू है वो क्यू क्या है। क्यू इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दैट वी नो। एंड डेल्टा पी में आपका जो पी है इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट वी नो। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या है इसमें, ठीक है, वो हटा देते हैं, दैट्स क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर यू। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी कितनी टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पे देखो कुछ 5 टाइप्स की हमने इलास्टिसिटी बताई है। इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जब हमारी इलास्टिक डिमांड तब होती है जब आपकी डिमांड जो होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है, ठीक है। डिमांड इस केस में क्या होगा कि डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू चेंज, टू प्राइस चेंज, ठीक है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है कि हमारी डिमांड ना बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस के बढ़ने से हमारा क्या कर रहा है, डिमांड भी क्या कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल देखो कोई ना, तो लग्जरी गुड, सपोज कोई अगर आईफोन है, ठीक है, आईफोन का प्राइस बढ़ गया तो उसकी सेल पे कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता, बल्कि लोग और ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी माइंड में एक ऐसा है कि आईफोन इज अ सिंबल ऑफ रिचनेस, राइट। तो वो हमारे माइंड में क्रिएट हो चुका है। तो लग्जरी गुड्स जो है ना वो कभी भी प्राइस के चेंज होने से डिमांड उसकी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है, ठीक है, मतलब डिमांड रहती है। तो डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। इन इलास्टिक डिमांड देखोगे जहाँ पे डिमांड जो है वो लेस देन वन है, ठीक है, लेस देन वन है, उस केस में क्या होगा कि डिमांड इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। मतलब कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, डिमांड इज लाइक ओके। तो जो हमारी नेसेसिटीज होती है जैसे कि सॉल्ट मिल्क, अगर इनके प्राइस में बढ़ गए, ठीक है, तो हम क्या अपनी कंजप्शन कम कर देंगे, नहीं। कंजम्पशन नेसेसिटी है भाई। नमक खाना छोड़ दोगे क्या, या रोटी खाना छोड़ दोगे, नहीं। तो ये चीज हमारी नेसेसिटीज है, तो ये इन इलास्टिक डिमांड है जिनको आप इफेक्ट नहीं करता है प्राइस। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या होती है, जिसमें हमारी डिमांड जो होती है वो इक्वल टू वन होती है। इस केस में जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो इक्वल होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जितना प्राइस चेंज होगा उतनी ही आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड भी चेंज होगी। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जब आपकी डिमांड जो हो जाती है वो इन्फिनिटी हो जाती है। इन्फिनिटी कब होती है, जब perfectly elastic demand means that even the slightest change in price will result in drastic change in quantity demanded. So perfectly elastic डिमांड में क्या होता है कि एक स्लाइटर सा भी चेंज जो होता है ना, स्लाइटर सा भी चेंज जो होता है वो क्या करता है, डिमांड में एक ड्रास्टिकली चेंज ला देता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं, जब हमारी डिमांड जो है जीरो की इक्वल हो जाती है। एंड ये कब होता है, जब आपका डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस एज द प्राइस चेंजेस। मतलब जब आपका जो डिमांड है ना वो एकदम, मतलब नो चेंज हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस ऑफ द चेंजेस, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है कोई फर्क नहीं, डिमांड इज लाइक कांस्टेंट, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं। तो एग्जांपल देखोगे तो इफ द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस बाय 10%, अगर कोई प्राइस है गुड का 10% से इंक्रीज हो रहा है एंड क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम द 20%, तो आप
प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कैसे निकालोगे? बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो 20% से हमारी डिमांड डिक्रीज हुई, देन 10% से हमारी ये राइज हुआ, क्रॉस किया तो -2 PED, मतलब -2 डिमांड आई। ठीक है, दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये माइनस को आप उस चीज में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, सो कि भाई 1 से तो छोटा होता है -2, दैट यू विल कंसिडर। तो उस चीज में जब आप ये कर रहे हो ना, कंपेरिजन कर रहे हो, तो माइनस का साइन आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, सो 2 को देखोगे तो 1 से क्या है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक डिमांड है हमारी, राइट। सो इलास्टिक डिमांड है हमारी। ओके, द डिमांड इज इलास्टिक एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पीडी इज ग्रेटर देन 1। डायग्राम देखोगे तो इलास्टिक डिमांड का जो होता है वो रिलेटिवली फ्लैट होता है, एंड इन इलास्टिक डिमांड का कर्व जो है स्टीप होता है। ठीक है, इनका मैं आपको बताऊंगी। ओके, so this is the diagram of price elasticity. Should be not here. Should be here. ठीक है, so जो डायग्राम है वो आपका यहाँ पे आना चाहिए, मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, राइट। ये आपका डायग्राम है एज पर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी दैट यू कैन सी, एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके ग्राफ्स हैं दैट यू कैन सी, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर देख लो। स्टीपर है एंड फ्लैट है। इसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जो आपकी डिमांड में चेंज आया है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन वाई, ऐसे करके आप इसको निकालोगे, राइट। वेयर वाई इज द इनकम, वाई हमें पता है इनकम, एंड क्यूडी तो आपको पता है क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। इसमें टाइप्स ऑफ गुड्स, इसमें आपके टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, दैट इज नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, जो आपकी डिमांड होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स में आपकी डिमांड ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है, बिकॉज एज द इनकम इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेज। एग्जाम्पल क्लोथिंग, जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली आप जो नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट करते हो। ठीक है, जो एक मिडिल क्लास पर्सन खरीद सकता है। इंफीरियर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? वो गुड्स होते हैं जो चीपर होते हैं। लाइक अगर मैं मिल्क में एग्जांपल दूं तो एक अमूल मिल्क होता है, फिर एक टोन्ड मिल्क होता है। तो टोन्ड इज कंसिडर्ड एज इंफीरियर गुड, राइट, बिकॉज वो चीपर है। तो जो लो सेक्शन के पर्सन होंगे उनकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, like this only. So as income increases, the demand for good decreases. इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड को आप हटा के उस पे नॉर्मल गुड में शिफ्ट हो जाओगे। तो इंस्टेंट नूडल्स इस पे एग्जांपल दिया हुआ है। लग्जरी गुड को देखोगे तो लग्जरी गुड का आपकी डिमांड ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, बिकॉज जब इनकम इंक्रीज होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लग्जरी गुड्स को खरीदना शुरू कर देते हैं, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक को खरीदना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, if a person income increases by 10% and their demand for luxury cars increases by 25%, dem- then demand equal to 25% upon 10% कितना होगा? 2.5% की डिमांड हमारी आ रही है। दिस इंडिकेट दैट लग्जरी कार्स आर लग्जरी गुड।
मतलब इस वाले इसमें आया, लग्जरी गुड्स में आया, कंसिडर हुआ बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1। नाउ अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? तो बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है, मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड टू चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड। तो बेसिकली क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन गुड मतलब कि अगर किसी अगर किसी एक गुड के प्राइस बढ़ रहा है ना, तो उसका जो अल्टरनेटिव है ना, अल्टरनेटिव गुड जैसे टी एंड कॉफी, टी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी की जो डिमांड है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसी को हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा इजी तो मतलब इजी है, मतलब समझ गए आप। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए अपॉन परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ गुड बी। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड देखोगे तो दो गुड्स होते हैं इसमें, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब होता है कि वो गुड जो रिप्लेसेबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि टी एंड कॉफी रिप्लेसेबल है, टी महंगी हो गई तो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी महंगी हो गई तो टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब साथ में यूज करने होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर और इंक, बिना इंक के प्रिंटर नहीं है, बिना प्रिंटर के इंक क्या करेगी, राइट। सो इफ द प्राइस, अगर आप सब्स्टिट्यूट की बात करोगे तो इसमें डिमांड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड फॉर अदर गुड विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो डिमांड है वो ऑलवेज लेस देन 0 होगी अगर कॉम्प्लीमेंट्री केस में, बिकॉज इफ द प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अदर गुड ऑल्सो, द डिमांड फॉर अदर गुड डिक्रीजेस। ठीक है, सपोज कार एंड पेट्रोल है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो कार को आप थोड़ा अवॉइड करोगे, सीएनजी वाले कार्स यूज करोगे, राइट। सो पेट्रोल वालों जो कार है उनकी डिमांड डिक्रीज होगी, नहीं होगी? इट्स लाइक दैट ओनली, एग्जाम्पल तो मैं बताती ही चल रही, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखोगे, measure the responsiveness of the quantity supplied of a good to change in its price। so basically जो डॉक्यूमेंट है ये पूरा 25 पेजेस का है। आई होप मैं इसको कवर अप कर पाऊँ 1 बजे तक, बिकॉज ऑलरेडी इट्स 12:11, राइट। मैं थोड़ी सी और अपनी फास्ट कर लेती हूँ स्पीड को। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, जिसमें हम मेजर कर पाते हैं रिस्पॉन्सिवनेस को, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई पे क्या चेंज आ रहा है, कैसे डिपिक्ट करोगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। टाइप्स ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी देखोगे तो 3 है इसमें। इलास्टिक सप्लाई है जब आपकी सप्लाई क्या होगी, 1 से ग्रेटर देन होगी। इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है वो इंक्रीज करेंगे अपना प्रोडक्शन रैपिडली व्हेन द प्राइस राइजेस, बिकॉज सब सोचेंगे कि अभी प्राइस ज्यादा है तो मैं क्यों ना अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं। ठीक है, तो अपना प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर देंगे, राइट। इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, सप्लाई हमेशा लेस देन 1 रहेगी, बिकॉज कि इसमें क्या होगा कि जब प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा होगा तो प्रोड्यूसर सोचेंगे कि अभी मैं रुक जाता हूँ, थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देरों बाद या फिर थोड़े मंथ्स बाद जब इसका प्राइस इंक्रीज होगा तब मैं बेचूंगा, तो काइंड ऑफ आपकी डिमांड जो है वो, सप्लाई जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई जब तब होती है जब क्वांटिटी सप्लाइड जो होता है वो इक्वल हो जाता है चेंज इन प्राइस से, कि भाई प्राइस चलो नॉर्मल है तो इक्वल प्रोडक्शन रखते हैं, ना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना कम प्रोडक्शन करेंगे, राइट। ये डायग्राम्स हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन इलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक है। परफेक्टली जो है, परफेक्टली एंड इन्फिनिटी, मतलब इन इलास्टिक जो है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक जो है वो थोड़े से सिमिलर है, लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने डिमांड का मैंने बताया था परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक सेम
आपका इसमें भी है। नाउ यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेबस इसमें गिवन है। ठीक है। नाउ यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी बेसिकली आप समझो सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है, जब भी हमको कोई कंज्यूमर को प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, बाय कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विसेज, तो उसी को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी एंड एक होती है ऑर्डिनल यूटिलिटी। मेजरमेंट कह लो, कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट और ऑर्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट। सो बेसिकली कार्डिनल अप्रोच क्या कहता है? ये कहता है कि यूटिलिटी जो है ना, वो मेजर करी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स उसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाप सकते हैं, राइट। मीनिंग दैट द कंज्यूमर कैन कंपेयर डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी न्यूमेरिकली। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी हम कंपेयर कर सकते हैं बाय न्यूमेरिकली। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है ना, वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सेटिस्फेक्शन को कैसे नाप सकते हो? इन न्यूमेरिकल टर्म्स, कि भाई मैंने दो केले खाए तो मुझे 2 यूटाइल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, आप इसको कैसे कह सकते हो? तो ऑर्डिनल अप्रोच ना इसको टोटली डिनाई कर देता है कि नहीं, इट रिजेक्ट्स द थ्योरी। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी इन absolute term, cardinal utility basically, and instead suggests that the consumer can rank their preference for different goods in order of satisfaction without assigning specific numeric value. So ये कहता है कि आप नंबर्स में इसको नहीं रैंक कर सकते हो, मतलब डिफाइन कर सकते हो सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को। आप क्या कर सकते हो? रैंक कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस, कि मैंने ये गुड कंज्यूम करा तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, देन मुझे ये किया तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला। तो आप प्रेफरेंस दे सकते हो, रैंक कर सकते हो, बट लेकिन न्यूमेरिकल्स में उसको नहीं वेरीफाई कर सकते हो। तो पूरे के पूरे चैप्टर में यही दो चीजों पे बात होने वाली है। ठीक है, यही दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली टू मेन लॉ होते हैं। सबसे पहले होता है, सॉरी, सबसे पहले होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अगेन सॉरी। सो कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली टू मेन लॉ आते हैं। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? ये कहता है कि पर्सन जो है ना, जितने गुड्स को कंज्यूम करते जाएगा, जितनी यूनिट्स, गुड्स को नहीं, जितनी यूनिट्स ऑफ अ गुड कंज्यूम करता जाएगा, उसका क्या होगा? पर यूनिट कंजम्पशन के अकॉर्डिंग उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना, वो गिरता जाएगा। ठीक है, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ईच एडिशनल यूनिट ही विल कंज्यूम, द सेटिस्फेक्शन ऑफ दैट पर्सन, मतलब ऑफ दैट गुड विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपको भूख है, अब बहुत ज्यादा भूखे हो, ठीक है, आपने मम्मी को बोला रोटी बनाने के लिए, अब खा रहे हो, पहली रोटी खाई तो आपको सबसे ज्यादा उसमें सेटिस्फेक्शन फील होगा कि भाई अमृत। इसके बाद जब दूसरी रोटी खाओगे तो अच्छी लगेगी, ठीक है, ओके गुड। देन तीसरी खाओगे तो आपको लगेगा ओके, मतलब ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। फोर्थ खाओगे तो आपका पेट हो गया फुल, मतलब यू आर डन। फिर मम्मी ले आई फिफ्थ रोटी, अब कह रहे बेटा खा ले। आप कह रहे हो कि नहीं मेरा पेट भर चुका है, बट कह रहे हो खा लेनी तो खराब हो जाएगी, तो फिर आप उसको खा लेते हो। बट वो क्या हो गया? ओवर कंजम्पशन हो गया, मतलब आप उसको लाइक नहीं कर रहे, पसंद नहीं कर रहे, बस जबरदस्ती खा रहे हो। तो वो क्या हो गई? वो आपकी नेगेटिव में चली गई, मतलब हो सकता है आपका पेट भी खराब हो जाए। ठीक है, हो सकता है आपको वो गलत कुछ रिएक्ट कर जाए। ठीक है, सेम केस, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब पर यूनिट ऑफ कंजम्पशन आपकी क्या होगी? यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। यही एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एंड ये इसका जो है वो डायग्राम है कि इनिशियल यूटिलिटी देखो कितनी हाई है, फिर डिमिनिशिंग होती जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी,
एंड देन एक पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगी एंड फिर ये नेगेटिव हो जाएगी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि the law is nothing but an extension of law of diminishing marginal utility। so basically ये law कुछ भी नहीं है बट एक एक्सटेंशन है law of diminishing marginal utility का। एंड ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ना एक सिंगल प्रोडक्ट पे एनालाइज करता है, ठीक है, चीजों को। बट ऐसा तो रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई सिंगल गुड मतलब सेम टाइप का होमोजेनस गुड कंज्यूम कर रहे हो, रोटी खा रहे हो। जरूरी थोड़ी ना है कभी मम्मी पराठे ले आई फिर रोटी ले आई, मतलब मिक्स्ड गुड भी तो हो सकता है ना, मिक्स मिक्स प्रोडक्ट भी तो हो सकता है ना। तो वही चीज ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि हम एक द कंज्यूमर डज नॉट कंज्यूम वन कॉमोडिटी बट अ नंबर ऑफ कॉमोडिटी एट अ गिवन टाइम, ठीक है। एंड इसी को कैसे हम निकाल सकते हैं, ये हम ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स प्रोडक्ट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्रोडक्ट अपॉन में प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट। ऐसे करके हम ये यूटिलिटी निकाल सकते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको गॉसन्स का सेकंड लॉ भी कहते हैं हम, ठीक है। एम यू एक्स जो है वो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड वाई जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है, मैं बता चुकी हूँ। ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या होती है, सो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो होती है वो क्या कर, ये तो मैं बता चुकी हूँ कि रिजेक्ट कर दिया था इसने आइडिया कि आप जो है वो रैंक मतलब रैंक में डिफाइन कर सकते हो सेटिस्फेक्शन को बट नंबर्स में नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें बेसिकली टू थिंग्स इंक्लूडेड हैं, दैट इज इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व्स क्या होते हैं, ये ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर that give the consumer the same level of satisfaction utility, they reflect the consumer preference। so basically numbers of समझ लो indifference curves होते हैं जो इसमें दिए जाते हैं by the consumer as per the level of satisfaction, ठीक है। एंड बजट लाइन क्या होती है, वो प्राइस को इंडिकेट करती है कि ये हमारा प्राइस है। तो प्राइस एंड इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी दोनों को आपको लेके चलना पड़ता है, ठीक है, तभी आप रैंक कर पाओगे अपने किसको, सेटिस्फेक्शन को। अब नाउ इंडिफरेंस कर्व सबसे पहले समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। एंड इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स दैट प्रोवाइड द कंज्यूमर विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है ईच इंडिफरेंस कर्व जो आप बना रहे हो, ठीक है, बाय कंबाइनिंग अ टू और मोर गुड, मतलब दो दो से ज्यादा गुड्स आप कंबाइन कर रहे हो, देन आपकी वो सेटिस्फेक्शन की लाइन इंडिफरेंस कर्व की लाइन बन रही है। एंड दो से तीन ये ऑप्शंस है आपके कि सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखोगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी लग जाती है कि कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आपकी जो है वो पर लेवल डिक्रीज होती है। कॉन्वेक्स होती है बिकॉज टिपिकली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें लगता है, जितने प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे एज पर दी इट इज डिक्रीजेस। हायर कर्व्स रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी, जो हायर कर्व्स होंगे ना उस वो हायर यूटिलिटी को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। कर्व्स फर्दर फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिस्फेक्शन, जो ओरिजिन के तरफ जा रहे हैं ना यहाँ पे वो हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी को क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। डो नॉट इंटरसेक्ट, जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं ना, ये जो आई होते हैं यहाँ पे, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्रॉस नहीं करते हैं आपस में। ये ठीक है ऐसे ही करके चलते जाएंगे बट आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, बिकॉज जो ईच कर्व है ना वो रिप्रेजेंट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है, इस वजह से। नाउ ये ही आपकी जो आई दिख रहा है ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं डिफरेंस कर्व्स, ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, यूटिलिटी रहती है इनमें। एंड डिफरेंट ऑप्शंस है बट इनमें, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस है ना। बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज गिवन देयर इनकम एंड द प्राइस ऑफ
the goods. The slope of the budget line is determined the ratio of price of two goods. तो बेसिकली जो बजट लाइन होती है ना, आप कह तो रहे कि यूटिलिटी जो है वो टू प्रोडक्ट्स को खा लो आपको मिल जाएगी। अब हो सकता है ड्रैगन फ्रूट कह रहे हो, कीवी कह रहे हो, ये जो कॉस्टली है, ठीक है, मे भी आपकी बजट में ना हो। तो यही बजट डिफाइन करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हो पूरा कि मुझे क्या क्या चाहिए थाली में, क्या क्या नहीं चाहिए। तो सेम विद दैट ऑल्सो। इक्वेशन देखो बजट लाइन की ये है, पी एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस पी वाई मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू आई। ठीक है, आई मीन्स इनकम। नाउ पी एक्स एंड पी वाई क्या है, ये प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स गुड एंड वाई गुड है। एंड एक्स एंड वाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स है एक्स एंड वाई की। आई इज द कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम को हम आई से डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखो ये आपकी बजट लाइन प्रिपेयर हो जाती है यहाँ से ना, ये पूरी की पूरी बजट लाइन क्रिएट हो गई एज पर द कॉम्बिनेशन ऑफ योर गुड। ठीक है, ये पूरी की पूरी बजट लाइन है। प्राइस ऑफ कॉम्बिनेशन पी देखोगे तो जो भी आपका सबसे पहला बजट लाइन आपने क्रिएट करी है बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, एंड देन ऐसे ऐसे करके आप इसको क्रिएट करते जाओगे। ठीक है, देन कंज्यूमर की चॉइस मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस। कंज्यूमर क्या करेगा, विल चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट लाइज ऑन द हाईएस्ट indifference curve that is tangent to budget line. At this point, the consumer maximize their utility given their budget constraint. So basically, consumer क्या चूज करेगा कि जो सबसे नियर में हो उसके बजट में, एंड सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको उस प्रोडक्ट पे मिल रहा हो, वही प्रोडक्ट वो चूज करेगा। ठीक है, तो ये देखो आप इस ग्राफ से ज्यादा इजीली समझ पाओगे कि यहाँ पे ना ये आपकी रेड लाइन जो शो कर रही है ये बजट लाइन है, और ये जो तीन लाइन आपको पर्पल कलर की शो हो रही है ये आपकी इंडिफरेंस कर्व्स। ठीक है, नाउ सबसे क्लोज कौन सी है, ये लाइन सबसे क्लोज में है। ठीक है, क्लोज में है किसके, बजट लाइन के। सो ये जो लाइन है ना, ये चूज करेगा कौन, कंज्यूमर, क्योंकि ये इसके बजट में भी आ रही है एंड सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करिए बिकॉज एज इट इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। राइट, आई होप माई पॉइंट इज वेरी 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 मच क्लियर टू ऑल नाउ। ओके, सो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि व्हेन द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू द बजट लाइन। ठीक है, जो स्लोप बन रहा है इंडिफरेंस कर्व का वो इक्वल हो जाए बजट लाइन के। ठीक है, मतलब कि सेम हो जाए। ये जो पॉइंट सी है ना, ये इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकते हो आप, ये एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, ये कंडीशन अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हो। दिस कंडीशन मीन्स दैट द कंज्यूमर इज एलोकेटिंग देयर बजट इन अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल। ठीक है ना, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, तो price effect is the change in the quantity demanded of a good when its price changes and it consists of two component, two component को consist कर रहा है। सबसे पहला है substitute effect and then है income effect। substitute effect क्या होगा कि the change in quantity demanded due to a change in price of the good relative to other good। When the price of a good falls, a consumer tend to buy more of it as less of its substitute। तो सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, जो मतलब एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज बता रहा है कि अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है तो नेक्स्ट की डिमांड क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यही बता रहे हैं प्राइस इफेक्ट में कि क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की डिमांड क्या होगी, फॉल होगी, एंड उसके सब्स्टिट्यूट गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी as उसका प्राइस जो है कम है। इनकम इफेक्ट में क्या होगा कि द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर रियल इनकम और परचेजिंग पावर कॉज्ड बाय अ प्राइस चेंज।
A fall in price increases the real income of the consumer, leading to increase the demand for a goods and assuming the good is normal. तो बेसिकली जो मैंने आपको इनकम इफेक्ट बताया था ऊपर टॉप पे, ये दोनों वही चीजें हैं। इनकम इफेक्ट में क्या होगा, अगर परचेजिंग पावर पर्सन की बढ़ गई है, ठीक है, इनकम उसके पास बढ़ गई है, तो नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट करेगा, नहीं तो वो इंफीरियर गुड्स कंज्यूम करेगा, राइट। यही है, नथिंग एल्स। ये एग्जांपल दिए हैं इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स के एग्जांपल है, तो वही चीजें हैं। एक बार आप जस्ट रीड कर लेना। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। डायग्राम ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, क्या डायग्राम है? सो ये डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट है आपको बनाना, तो ये आप देख लो, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ गुड देखो। टाइप्स ऑफ गुड क्या है? नॉर्मल गुड्स होते हैं हमारे, इंफीरियर गुड्स होते हैं, गिफन गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि goods for which demand increases as the consumer income increases, clothing, electronic, dining out, normal basic things। प्राइस इफेक्ट क्या होता है ये भी बता चुकी हूँ, इंफीरियर गुड्स में बता चुकी हूँ, गिफन गुड्स नहीं बताया मैंने। तो गिफन गुड एक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं फॉर विच डिमांड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट दैट outweigh the substitution effect. Basic staple of a good like rice or bread in a low income setting, if the price rises, the consumer cannot afford other goods to buy, and more of the given good. For given good, a price increases leads to an increase in demand, contrary to the usual law of demand. So basically, given goods जो होते हैं ना, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता एज पर दी सब्स्टिट्यूट, या फिर एज पर दी इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। इनकम बढ़ रही है तब भी उनकी डिमांड जो है कांस्टेंट है, एंड इनकम घट रही है तब भी उनकी डिमांड जो है कांस्टेंट है। अगर एग्जांपल देखो तो यहाँ पे राइस और ब्रेड का दिया गया है, ठीक है। अगर आपकी लो इनकम है तब भी आपको वो ब्रेड जो है वो आपकी नेसेसिटी है, वो कंज्यूम करनी है आपको। राइस जो है वो आपकी नेसेसिटी है, वो कंज्यूम करनी है। इधर उसका प्राइस लो हो, इधर इसका प्राइस हाई हो, ठीक है, वो आपके लिए वो नेसेसिटी बन चुकी है। एंड ठीक है, सो अगर आपकी लो इनकम भी है तो मे बी हो सकता है वो आपके लिए इंफीरियर हो, बट आप किसी और फूड पे क्या कर सक नहीं कर सकते हो, शिफ्ट नहीं हो सकते हो, बिकॉज शिफ्ट होना भी क्यों है? क्योंकि वो आपकी नेसेसिटी है, पेट आपका उसी चीज से भर रहा है। रोटी खाने से ही आपका पेट भरा है, चावल खाने से ही पेट भरा है, तो चाहे ज्यादा हो कम हो आपको क्या फर्क पड़ता है? तो दीज आर दी गिवन गुड्स। सिलेबस नाउ यूनिट नंबर 3 पे आ गए हैं हम। तो बहुत 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 ज्यादा शॉर्ट में मैं करवा रही हूँ। आई होप मतलब कुछ तो लिख पाओगे आप अपने इस पे ना, कुछ नहीं से अच्छा है कुछ तो पढ़ के जाएं, राइट। तो एज दिस इज लाइक दैट ओनली, तो कुछ तो मैं कवर अप करवा ही रही हूँ, कुछ नहीं से तो, ठीक है। हालांकि मेरा प्लान नहीं था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ, बट काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करा, and I'm just recording right now. It is already too late. Now I will just edit it and then post it. Okay. Then unit 3 का syllabus है optimizing behavior in the short run. ये चीज क्या होती है? In the short run, at least one factor of production is fixed, meaning a firm can only vary some inputs while other remains constant. The firm goal is to optimize production given the fixed capacity. So basically यहाँ पे क्या प्रोडक्शन की बात करी है कि इन दी शॉर्ट रन, मतलब शॉर्ट रन के पीरियड में हम क्या करते हैं कि जब भी प्रोडक्शन करते हैं ना, तो एक एक फैक्टर को क्या करते हैं हम फिक्स्ड रखते हैं, ठीक है। बाकी एक फैक्टर को क्या कर सकते हैं, मतलब कुछ फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, मतलब इसकी जगह पे ये ले सकते हैं, जैसे लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। जैसे लेबर हो गया, लेबर हम वेरी कर सकते हैं कि कभी 2 लेबर रख ली, कभी 3 लेबर रख ली, एज पर दी, बट शॉर्ट रन में आपका कैपिटल जो है वो फिक्स रहेगा कि मेरे पास इतना बजट है, ठीक है। द फर्म गोल इज टू ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन गिवन दी फिक्स्ड कैपेसिटी। तो आपको क्या करना है, इसी में ऑप्टिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज रखना है
ड्यू और जो भी इसके फिक्स्ड चीजें हैं उसको ध्यान में रखते हुए। प्रोडक्ट कर्व्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कर्व्स गिवन है। टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म यूजिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। तो जितना भी प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है इन अ फर्म बाय यूजिंग अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, जितने इनपुट्स प्रेजेंट है उन्हीं के बेसिस पे कितना प्रोडक्शन हुआ है। मार्जिनल प्रोडक्ट, additional output produced when one additional unit of input is added holding all other input constant। मतलब अगर आपके दो लोग 10 किलो का प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑफ राइस, देन अगर आपने उसमें 11वां बंदा ऐड किया तो कितना चेंजेस आया आपके प्रोडक्शन में, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो चीज कितनी है, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहो तो ये परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में परसेंटेज चेंज इन लेबर से आप कर सकते हो। ये अपॉन में है तो डोंट गेट इट कंफ्यूज्ड। वेयर टीपी क्या है, इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, एंड डेल्टा एल क्या है, इज द चेंज इन लेबर। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, द एवरेज आउटपुट प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो पर यूनिट मतलब एक बंदा कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहा है उसी को कहते हैं। तो एपी कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर। ठीक है, वेयर एल क्या है, अमाउंट ऑफ लेबर यूज्ड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न और डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्टेट्स दैट इन द शॉर्ट रन एज मोर एंड मोर of a variable factor of production are added to a fixed factor, the marginal product of the variable factor will eventually decreases। जैसे आपका प्रोडक्ट इंक्रीज होता है ना, मतलब सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो रही थी ना पर यूनिट ऑफ एडिशन, सेम विद दैट ओनली। कि ये कह रहा है कि अगर जैसे सपोज आपको आप प्रोडक्शन कर रहे हो 10 यूनिट्स का, ठीक है, आपने क्या करा उसमें ना 2 लेबर और बढ़ा दी कि चलो मेरा काम जो है ना वो जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो इनिशियली तो चलो वो प्रोडक्टिव रहा, ठीक है, सब काम कर रहे हैं मिलजुल के। इसके बाद फिर आपने सोचा कि चलो मैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए 4 लेबर और ऐड कर देता हूँ उसमें, 16 लेबर हो गई। अब क्या होगा, थोड़ा सा ना मतलब डिस्प्यूट टाइप कह लो या फिर थोड़ा ना डिले आ जाएगा आपके वर्क में कि चलो ये काम कर रहा है करने दो उसको, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, इसको करने दो, इसको काम पे लगा दो। ऐसा हो जाएगा, फिर जब और ज्यादा कर लोगे 20 तो क्या पता आधी लेबर काम कर रही हो आधी लेबर काम ही ना कर रही हो, तो काइंड ऑफ नेगेटिव फैक्टर में चला जाता है वो। तो दिस अकर्स बिकॉज द फिक्स्ड फैक्टर बिकम ओवर यूटिलाइज्ड। ठीक है, जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं ना वो ओवर यूटिलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाती है। कि सेम लैंड पे अगर आपकी छोटी सी लैंड है उसमें इतना ज्यादा वर्क फोर्स लगा दिया आपने, इतनी ज्यादा लेबर लगा दी, इतना काम ही नहीं है जितना आपने उसमें लेबर लगा रखा है, तो क्या करेंगे वो, आधे टाइम रेस्ट कर रहे हैं आधे टाइम काम कर रहे हैं, काम उनका हो ही रहा है। ठीक है, तो ओवर मैन पावर हो गई यहाँ पे। तो एग्जांपल मैं बता चुकी हूँ। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन देखोगे तो सबसे पहले इंक्रीज रिटर्न आया, रिटर्न्स टू अ फैक्टर हुआ, देन डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर हुआ, डिक्रीज दोनों शुरू हुआ, देन आपका नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर हुआ। डायग्राम देखोगे टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट का, तो दैट इज गिवन। एंड वही चीज यहाँ पे है कि मार्जिनल प्रोडक्ट देखो यहाँ पे पहले इवेंचुअली इंक्रीज हुआ देन डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, देन ये रहा, सॉरी यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पहले इंक्रीज हुआ, मैं दिखा दूंगा आपको सेकेंड। पहले क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका देखो यहाँ से इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ यहाँ तक, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये नेगेटिव में चला गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यही चीज यहाँ पे गिवन है, यही चीज यहाँ पे गिवन है, तो जस्ट हैव टू रीड। ऑप्टिमाइजिंग बिहेवियर इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में क्या है ऑप्टिमाइजेशन का बिहेवियर है। In the long run, all factor of production are variable, meaning of the firm can adjust both labor and capital। So जितने भी इसमें हम क्या करते हैं कि लॉन्ग रन में जितने भी फैक्टर्स है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल है, चेंजेबल है, एंड
फर्म जो है वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने हिसाब से लेबर एंड कैपिटल दोनों को ही एडजस्ट कर सकती है, बिकॉज ये लॉन्ग रन का फैक्टर है। ठीक है। द गोल इन दी लॉन्ग रन इज टू is to find the optimal combination of inputs to minimize cost and maximize output। तो लॉन्ग रन में आपका क्या मोटिव रहता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका आप अच्छे से अच्छा यूज कर पाए, ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन कर पाओ इनपुट्स का, ताकि आप क्या कर सको, कम से कम कॉस्ट निकाल सको और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सको। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, आइसोकॉन्स। आइसोकॉन्स क्या होते हैं? एन आइसोकॉन्स इज अ कर्व दैट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स, ठीक है, that produces the same level of output। The isocont curve represent the production function in the long run। So isocons क्या होता है? ये कर्व होता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स को दिखाता है, जिसमें सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब कि अगर आप दो लेबर ऑन दिस थिंग को मिलाओगे तो आपका ये इतना 10 मिनट्स का प्रोडक्शन होगा। देन सेकेंड ऑप्शन है कि थर्ड लेबर, तीन लेबर को लगा के एंड पर दिस मशीन लगा के आप क्या कर सकते हो, 10 मतलब सेम यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो दिस काइंड ऑफ ये दिखाता है सॉल्यूशन एंड टाइप्स का कर्व क्रिएट करता है आइसोकॉन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्स क्या होता है? आइसोकॉन्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि एज you increase the quantity of one input, the quantity of other input can be reduced while maintaining the same level of output। ठीक है, दैट वी नो। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है बिकॉज इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लग जाता है। एंड हायर आइसोक्वेंट्स रिप्रेजेंट हायर आउटपुट, दैट वी नो कि as you move away from the origin the isoquant represent higher level of output and isoquant never intersect। जो हमारे मार्जिनल के थे ना, वही यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। आइसोक्वेंट्स लाइन क्या होती है यहाँ पे? एंड आइसोक्वेंट आइसोकॉस्ट लाइन क्या होती है? आइसोकॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स that can be purchased for a given टोटल कॉस्ट। इट शो बजट कॉन्स्टेंट, जैसे आपकी बजट लाइन होती थी ना, वैसे आपकी क्या है यहाँ पे, आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, कि कितने कॉस्ट पे आप वो जो आइसो पॉइंट्स है ना उसको अरेंज कर पाओगे। इन्हीं का जब कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा, देन उस चीज को क्या करोगे आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करोगे। ये जो टॉपिक है ना काफी ज्यादा वास्ट है and ये आप पढ़ोगे अपना, आपका एक ये सब्जेक्ट है BBFIA का, एंड BMS में भी है। BMS में ये फोर्थ सेमेस्टर में है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आई गेस। तो दिस इज द सब्जेक्ट जहाँ पे आप सीखोगे कि ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करते हैं, मतलब क्या कैसे आप प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करोगे सो दैट आपका जो कॉस्ट है वो कम आए एंड जो प्रोडक्ट है ना उसका आप मैक्सिमम यूज कर पाए। काफी सारी चीजें हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, दैट इज वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट दैट यू विल स्टडी, राइट। सो इक्वेशन है यहाँ पे आइसोकोस लाइन का, जैसे आपकी बजट लाइन का था सेम उसी फॉर्मेट में है। यहाँ पे सी जो है टोटल कॉस्ट को प्रेजेंट कर रहा है, पी एल एंड पी के आर द प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एल एंड के आर द क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। स्लोप जो है ऐसे कॉस्ट लाइन कैसे निकाल सकते हो, पी एल अपॉन पी के। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे आपका चॉइस था ना, चॉइस ऑफ कंज्यूमर चॉइस था या फिर प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर थी, सेम विद दैट ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज निकालने का है यहाँ पे, जहाँ पे हम किस पॉइंट को चूज करते हैं, जो आइसोक्वेंट जो होती है टेंजेंट होती है जो आइसोकॉस लाइन से। ठीक है, at this point the firm is using its resource most efficiently as it gets getting the maximum possible output for least cost। ठीक है, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे, कंडीशन गिवन है कि MRTS अपॉन PK शुड बी 1। यहाँ पे MRTS का मतलब क्या है? MRTS का मतलब यहाँ पे ये है कि इज द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एल के आप हटा दो, एल के इज आई गेस लेबर एंड कैपिटल। ठीक है,
the rate at which labor can be substitute for capital without affecting output. Okay, so now डायग्राम ऑफ आइसोकॉन्स एंड आइसोकॉस्ट लाइन देखो, जैसे बजट लाइन का और हमने इंडिफरेंस कर्व का देखा था ना, सेम विद दैट ओनली। ये आपके आपके जो आइसोकॉस्ट आइसोकॉन्स की लाइन बनी हुई है, ठीक है, एंड यहाँ आपके आइसोकॉस्ट की लाइन बनी हुई है, ठीक है, आइसोकॉस्ट की लाइन बनी हुई है। यहाँ पे आपकी आइसोकॉस्ट की लाइन बनी हुई है, जो लाइन है जैसे आपकी बजट लाइन क्रिएट होती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, बनी हुई है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर ये आपको कर रहा है इंडिफरेंस कर्व जो है, वो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, मतलब मैच कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रहा है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रहा है, सो अकॉर्डिंगली जो इसके टेंजेंट है उसी को हम चूज करेंगे, एंड जो हमारे सबसे बजट में है उसको हम चूज करेंगे, राइट। तो उसी को हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ कहेंगे। आई होप आई एम क्लियर विद आइसोकॉस्ट एंड आइसोकॉन्स एंड आइसोकॉस्ट लाइन, जैसे आपका बजट लाइन था सेम विद दैट इट इज ओके। The firm choose the optimal combination of labor and capital where the isoquant is tangent to the isocost line that we know. Traditional theory of cost देखोगे, the traditional theory of cost distinguish between short run and long run cost, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है यहाँ पे, इन शॉर्ट रन कॉस्ट some factor of production are fixed, so the firm can only vary its variable factor like labor or raw material. The key concept in the short run include total cost. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट को भी एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को इंक्लूड करती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड इनपुट्स लाइक कैपिटल विच डज नॉट change with the level of output. Variable cost क्या होती है, the cost that change with the level of output such as labor cost. And average cost क्या होती है, the total cost per unit of output जो निकलती है उसको हम बोलते हैं total cost. And marginal cost क्या होती है, additional cost incurred from producing one more unit of output, ठीक है। जैसे टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट बताया था, सेम विद दैट ओनली कॉस्ट, ठीक है। नाउ लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट LRTC, जैसे हमने यहाँ पे देखी थी ना चीजें, MRTS, सेम विद दैट ओनली। So the total cost of producing a given output level when firm can vary all inputs, right? Total cost जब firm जो है वो सारे के सारे inputs को vary कर सकता है, ठीक है। Long run average cost देखोगे तो per unit cost in long run calculated as LRAC equal to LRTC upon में Q, मतलब long run T total cost, long run total cost short form में है, तो don't get confused कि क्या है कौन सी टर्म है दो। The long run cost curve is derived from the envelope of the short run cost curve. It shows the lowest cost for each level of output that can be achieved by adjusting all inputs. Now, diagram क्या है शॉर्ट रन लॉन्ग रन का, that you can see. एंड यहाँ पे उसकी यहाँ पे देखोगे तो क्लैरिफिकेशन है कि SRAC जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप में है, ठीक है। SRAC आपको वो यू शेप में दिखती है, एंड जो LRAC है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है विच इज ऑल्सो यू शेप एंड इट इज एन एनवलप ऑफ SRAC, मतलब काइंड ऑफ कवर कर रहा है, एनवलप बना रहा है फॉर द SRAC आपको काफी सारी दिख रही है, राइट। बाकी जो LRAC है वो काइंड ऑफ प्रोवाइडिंग एल एनवलप टू दी SRAC कर्व्स, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या होता है यहाँ पे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या कहती है, बिल्ड्स अपॉन ट्रेडिशनल थ्योरी but incorporated never concepts such as economies of scales and diseconomies of scales. ये जो economies of scale है diseconomies of scale है, इसी को कह रहे हैं। economies of scale क्या होती है, in the long run a firm increases its production, it can spread its fixed cost over more unit of output leading to lower average cost. Diseconomics of scales क्या होती है, after a certain point further increase in production lead to inefficiency and average cost begin to rise.
एंड लर्निंग कर्व क्या होगा? द कॉन्सेप्ट दैट फर्म प्रोड्यूस मोर यूनिट्स, दे गेन एक्सपीरियंस एंड बिकम मोर एफिशिएंट व्हिच कैन लीड टू अ रिडक्शन इन कॉस्ट ओवर द टाइम। सो ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट की हमारी चीजें थी दैट यू शुड नो। सो नाउ यूनिट नंबर 4, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपका सिलेबस है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? ये is an idealized market structure where large number of firms compete with each other producing identical homogeneous product and no single firm has the power to influence the market। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ फर्म्स मतलब बहुत सारी फर्म्स होती हैं वो जो compete करती हैं आपस में ईच अदर बाय सेलिंग अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब सेम प्रोडक्ट। बहुत सारी फर्म है बट एक सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रही है, ठीक है। बट लेकिन कोई भी सिंगल फर्म जो है ना सिमिलर प्रोडक्ट नहीं है, बाकी कॉम्पिटिट कर सकते हैं, मतलब सबका प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट रहेगा, ठीक है। पावर टू इन्फ्लुएंस है टू द मार्केट। तो बिग फीचर देखोगे क्या क्या फीचर्स हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स हैं दैट वी नो। होमोजेनियस प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब कोई भी एंट्री कर लेगा कोई भी एग्जिट कर लेगा, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स। परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे जितने भी कंज्यूमर है उनको कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्राइस प्रोडक्ट मार्केट कंडीशन रहता है। प्राइस टेकर होता है बिकॉज ईच फर्म एक्सेप्ट द मार्केट price as given, the individual firm cannot influence the price, it must adjust its output to the market condition। now short run equilibrium of firm क्या होती है यहाँ पे कि शॉर्ट रन में firms in perfect competition make their output decisions where marginal cost equal to marginal revenue। ठीक है, शॉर्ट रन में जो फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन में वो आउटपुट का डिसीजन ले सकती हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे। द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट सप्लाई एंड डिमांड। जो प्राइस जो है वो आपका प्रोडक्ट किया जाएगा इन शॉर्ट रन, वो आपका डिमांड एंड सप्लाई पे क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है। इंटरसेक्शन जहाँ पे होगा वहीं पे उसका प्राइस जो है हम रख सकते हैं। इफ अगर प्राइस जो है आपका ज्यादा है तो दी एवरेज कॉस्ट से अगर आपका ज्यादा है प्राइस तभी आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे दैट वी नो। अगर प्राइस आपका इक्वल है एवरेज कॉस्ट से तो काइंड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट है आपका वहां पे, ठीक है। बिकॉज एवरेज कॉस्ट में भी आपका सब कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड होता है, लेकिन अगर आपका प्राइस जो है वो लेस देन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से तो फर्म शुड शट डाउन इन दी शॉर्ट रन। मतलब शॉर्ट रन में ही फर्म क्या हो सकती है? बंद हो सकती है, राइट। एग्जाम्पल है द मार्केट ऑफ wheat इज $10 per unit, each wheat farmer in perfectly competitive market will adjust their production such that their marginal cost equal to 10। if they can produce at that price and still cover their costs, they will continue to operate. And however, if the price falls below their average variable cost, they will temporarily shut down. That we know, that is very basic economics, right? Long run equilibrium of firm industry देखोगे तो in the long run, firm can enter or exit in the market leading to zero economic profit, that we know. This occurs because if firms are earning supernormal profit, new firms will enter। ये देखा जाएगा कि अगर फर्म्स जो है अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो नई फर्म्स जो है वो एंटर करती हैं। इंक्रीजिंग सप्लाई एंड लोअरिंग द मार्केट प्राइस, वो क्या करेंगे? उससे कम दाम में बेचने की कोशिश करेंगी एंटर लेके। कन्वर्सली फर्म्स आर मेकिंग लॉसेस, और अगर उसके इनवर्स में देखोगे तो फर्म अगर लॉस मेक कर रही है इन लॉन्ग रन तो फर्म्स क्या करेंगे? एग्जिट करना स्टार्ट कर देंगी, जिससे क्या होगा? सप्लाई डिक्रीज होगी एंड इंक्रीज होगा प्राइस का, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है? लॉन्ग रन फर्म प्रोड्यूस वेयर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मीनिंग दे कवर ऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब इसमें सिर्फ वो कवर्ड कॉस्ट कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है। एफिशिएंसी देखोगे तो परफेक्ट कंपटीशन रिजल्ट इन एलोकेटिव एफिशिएंसी वेयर प्राइस इज इक्वल टू marginal cost and productive efficiency P is equal to minimum AC efficiency हो रही है मतलब आपके यहाँ पे ना। एग्जाम्पल देखोगे तो if wheat market experience a period of high prices attracting new farmers, this will increase the total supply तो बढ़ गई आपने। नाउ
लोअर द प्राइस अंटिल द प्राइस इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके ना वो एक एवरेज कॉस्ट में आपकी वो इक्वल हो जाएगी। नो फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एंड सभी को क्या होगा, इक्वल प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। डायग्राम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, वेयर प्राइस इज इक्वल टू एम आर एंड इक्वल टू ए आर। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली एक स्पेशल टाइप ऑफ मार्केट होती है विद ओनली अ सिंगल बायर, जहाँ पे क्या होगा, सिंगल बायर है, ठीक है, बायर नहीं होगा, ये सिंगल सेलर है ये, दिस इज रॉन्ग, तो दिस वुड बी सिंगल सेलर, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की मार्केट होती है जहाँ पे क्या होगा, सिंगल सेलर होगा। सिंगल सेलर है यहाँ पे, जिसमें मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज ओनली वन फर्म इन द मार्केट। यूनिक प्रोडक्ट रहेगा, बैरियर्स टू एंट्री है यहाँ पे, हाई बैरियर्स रहेंगे न्यू फर्म का टू एंटर इन द मार्केट, जैसे कि उसके पास पेटेंट होगा, या फिर कंट्रोल ऑफ की रिसोर्सेज होंगे, या फिर समथिंग लाइक दैट। प्राइस मेकर होगा, क्यों? क्योंकि वो कोई भी प्राइस सेट करेगा मार्केट में, क्योंकि वो मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी ऐसी फर्म नहीं है, तो वो जितना भी प्राइस में बेचेगा सामने वाला उसको खरीदेगा, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ मोनोपोली देखोगे तो शॉर्ट रन में क्या हो सकती है कि a monopolist maximize profit by choosing the output level where MC equal to MR. The price determined by the demand curve at this output level. तो यहाँ पे हम डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस देते हैं। अगर डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो हम प्राइस हाई कर लेते हैं, प्राइस कम हो गया तो हम प्राइस को डिक्रीज, आई मीन जब कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाती है तो हम प्राइस को भी कम कर लेते हैं। इफ प्राइस जो है वो आपका वो ज्यादा है टू दी एवरेज कॉस्ट को, तो मोनोपोलिस्ट जो होंगे वो प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। लेकिन प्रॉफिट प्राइस जो है वो आपका एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो गया तो मोनोपोलिस्ट जो होंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आएंगे। एंड जब आपका प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम होगा तो इनकर अ लॉस, दैट वी नो। ना लॉन्ग रन की केस में क्या चीज है, लॉन्ग रन की केस में ये चीज है कि नाउ लॉन्ग रन की चीज में a monopolist continue to earn supernormal profit because of barriers to entry that prevents competitors from entering the market। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, बैरियर लगा रहे हैं टू द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स इन एंटरिंग द मार्केट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो है ही, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। एलोकेटिक इनएफिशिएंसी आ जाएगी आपको कि मोनोपोलाइज typically charge higher prices and produce less than would occur in a competitive market, leading to dead weight loss। तो हो सकता है कि मे बी कंज्यूमर जो है वो आपके प्रोडक्ट से इंटरेस्ट लूज कर दे, ठीक है, तो डेड वेट लॉस आपको झेलना पड़ जाए, बिकॉज ऑलवेज जो है आप लोग हाई प्राइस पे बेच रहे हैं, and जितना नीडेड है उतने प्राइस पे आप नहीं बेच रहे हैं, जितना नीडेड है प्रोडक्ट को उतना आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलीज रिड्यूस द टोटल इकोनॉमी वेलफेयर बिकॉज दे प्रोड्यूस लेस and charge higher price compared to a perfectly competitive market. The difference between the price and consumer are willing to pay and the marginal cost creates a deadweight loss, reducing total welfare। तो यहाँ पे वेलफेयर तो इकोनॉमी का कहीं भी से हो ही नहीं पा रहा है, दैट वी नो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसमें कि मोनोपोलिस्ट जो हो सकता है वो चार्ज करता है डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सबसे पहला फर्स्ट डिग्री में क्या होगा कि चार्जिंग ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, मतलब जितना कंज्यूमर पे करना चाह रहा है हम उतना ले उनसे, मतलब अगर वो 10 रुपए की चीज मांग रहे हैं तो हम 11 रुपए ही बोलेंगे तभी वो खरीद लेगा, मतलब मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे, जितना वो पे कर सकते हैं, जितना हम उनसे निकलवा सकते हैं। सेकंड में क्या होगा कि ऑफरिंग बल्क डिस्काउंट और डिस्काउंटिंग प्राइस टियर यूटिलिटी सर्विसेज। तो बेसिकली इसमें क्या हो सकता है कि नेगोशिएशन हो सकती है कि भाई हम तो 9 रुपीज का लेंगे, 8 रुपीज का लेंगे, आप हमें दीजिए। सो काइंड ऑफ यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह आपको देना पड़ सकता है। थर्ड डिग्री में देखोगे तो चार्जिंग डिफरेंट प्राइस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, लोकेशन, स्टूडेंट डिस्काउंट हो गया, ये सब चीजें हो गई। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, ऑब्जर्व करके कैरेक्टरिस्टिक के सामने वाले के बंदे को देख के आप क्या करते हो, यहाँ पे बेचते हो। फर्स्ट डिग्री में ऑप्शंस आ सकते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्राइस, मतलब बोली लगना जिसको कहते हैं। डायग्राम ऑफ मोनोपोली देखोगे तो ये डायग्राम है मोनोपोली का।
यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हम जनरेट कर पा रहे हैं। एंड नाउ दिस इज अ ब्लू कलर सिचुएशन वेयर अ डेड वेट वेलफेयर लॉस हमें झेलने को दिख रहा है। ठीक है। मोनोपोलिस्ट कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मेनी कंपनीज सेल सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। मतलब बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोडक्ट को बेच रही है बट डिफरेंट प्रोडक्ट है, सिमिलर नहीं है। इट्स अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये एक टाइप का इम्परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट कंसिडर द एक्शन ऑफ कंप्यूटर कॉम्पिटिटर। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिटर के एक्शन से कोई फर्क नहीं है, इंडिपेंडेंटली दे कैन ऑपरेट। बेसिक फीचर देखोगे तो मेनी सेलर्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है कि प्रोडक्ट डिफरेंट है, जैसे कोई रेस्टोरेंट में है, कोई क्लोथिंग ब्रांड में है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। सम कंट्रोल ओवर प्राइस, मतलब कुछ कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंट है तो फर्म कैन प्राइस इजीली। डिमांड एंड कॉस्ट इन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में देखोगे तो द फर्म डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इट हैज सम मार्केट पावर ड्यू टू डिफरेंशिएशन। तो फर्म डिमांड कर्व में फर्म की डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि मार्केट के पास पावर है टू चेंज इट्स प्राइस ड्यू टू डिफरेंशिएशन। द एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड as in perfect competition, but firms do not produce at the minimum point in the long run. Now, short run equilibrium क्या होगा यहाँ पे? Short run equilibrium में, in the short run, a monopolistically competitive find maximize the profit where MC equal to MR. It can earn super normal profit or incur loss in the short run. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है ये ऊपर भी मैंने जो दिया है ना, यहाँ से भी आप देख सकते हो। एंड लॉन्ग रन में देखोगे तो इन द लॉन्ग रन फर्म एंटर और एग्जिट द मार्केट बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट आर ड्रिवन जीरो ड्यू टू फ्री एंट्री एंड एग्जिट। द फर्म ऑपरेट्स विद एक्सेस कैपेसिटी मीनिंग दे डू नॉट प्रोड्यूस एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं दैट ग्राफ्स हैं, ये आप याद करके जाइएगा। एक्सेस कैपेसिटी क्या होता है? फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डू नॉट ऑपरेट एट द लोएस्ट पॉइंट ऑन द एवरेज कॉस्ट कर्व। दे डू नॉट रीच प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। दिस रिजल्ट इन एक्सेस कैपेसिटी where the firm could produce more at a lower cost but chooses not to in order to maintain some market power। ठीक है, ओलिगोपोली क्या होती है यहाँ पे इसमें? सो ओलिगोपोली क्या होती है? यहाँ पे बेसिक फीचर देखोगे तो यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, फ्यू लार्ज फर्म्स होती है, मतलब फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स डोमिनेट द मार्केट। यहाँ पे डिफाइन नहीं है, मैं डेफिनेशन सबसे पहले मेंशन करती हूँ, जस्ट अ सेकंड गिव मी। ओलिगोपोली क्या होती है? एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फ्यू कंपनीज का लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रोल रहता है इंडस्ट्री पे। ठीक है, फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं, अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म डोमिनेट द मार्केट। इंटरडिपेंडेंस रहता है इसमें बिकॉज फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट मीनिंग देयर प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन अफेक्ट वन अनदर। बैरियर टू एंट्री होती है, सिग्निफिकेंट बैरियर एग्जिस्ट सच एज इकोनॉमी ऑफ स्केल, ब्रांड लॉयल्टी एंड हायर स्टार्टअप कॉस्ट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है, प्रोडक्ट में भी होमोजेनियस स्टील और डिफरेंशिएटेड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक दैट। किंग डिमांड कर्व मॉडल इसमें पूछा जाता है, दैट इज द किंग डिमांड कर्व मॉडल assume that if one firm raises its price other will not follow, leading to a loss of market share of the firm that raised its price. However, if one firm lower its price the competitor will also lower the price, leading to a price war। तो एक काइंड ऑफ प्राइस वॉर क्रिएट हो सकती है आपकी लाइफ। ठीक है, बिकॉज आपने अगर प्राइस कम कर दिया आपके कॉम्पिटिटर ने भी प्राइस कम कर दी। So this is price rigidity होती है, due to this interdependence firm in oligopolies tend to keep price stable because they expect competitive response। they lead price rigidity। dominance price leadership model, इसमें price बहुत बड़ा main factor है। in the dominant price leadership model one large firm in the market sets the price and others firm फॉलो सूट। सो एक डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप होती है इसमें, जिसमें एक वन लार्ज फर्म होती है ना मार्केट जो सेट कर देता है प्राइस को, और अदर्स को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। द डोमिनेंट फर्म इज टिपिकली द वन विद द लार्जेस्ट मार्केट शेयर और द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, तो कौन होता है डोमिनेंट फर्म? जो टिपिकली लार्जेस्ट मार्केट शेयर होता है उसके पास एंड लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर होता है।
एग्जाम्पल देखोगे तो इन द ऑयल इंडस्ट्री, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, act as a dominant price leadership by setting oil production costs and influencing global oil prices. ठीक है, तो डायग्राम ऑफ ओलिगोपोली यहाँ पे गिवन है, that you can see and draw in your sheet. So this is all about microeconomics units and syllabus, right? And still, अगर आपको कोई चैलेंज आता है, चैलेंज तो खैर होगा ही, बिकॉज इतना डिटेल में तो मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, बट द थिंग इज कि कुछ नहीं होने से अच्छा तो कुछ तो वही कुछ तो के चक्कर में मैंने ये वीडियो क्रिएट कर दी है, आपके काम ही आएगी, आप देख लीजिएगा। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, हार्डली 45 मिनट्स की होगी ये, तो डेफिनेटली आप इसको पढ़िए, समझिए एंड नोट्स रीड आउट कर लीजिएगा, तो आपको ये हेल्प करेगा। So thank you so much everyone for watching my video, and thank you for providing your love and care that like you are supporting me. So thank you so much. Bye bye. Just all the best for your exam. Do your best.